हेलो दोस्तों, स्वागत है लेक्चर 7 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कुछ पढ़ लिए, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आज लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई सिंगल एटम का, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स के अंदर, कि हमें केमिकल बॉन्डिंग में कोई एक स्ट्रक्चर अगर अचानक दे दे तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली ड्रॉ कैसे करना होता है। तो सबसे बेसिक्स वाला स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखना। ठीक है, मतलब इसको पढ़ना है तो बहुत ढंग से पढ़ना है। तो उससे पहले तो मैं, जैसे कि हर वीडियो के पहले बोल देता हूँ कि कभी भी मेरे लेक्चर देखने आओ तो मैं ये मान के चलूंगा तुम पहले लेक्चर वीडियो देख के आए होगे। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर्स पहले चल रहा है उसको पहले कवर करो, मतलब लेक्चर 7 से पहले लेक्चर 6 तक देखो, उसके बाद लेक्चर 7 में आओ। तुम अगर डायरेक्टली लेक्चर 7, लेक्चर 9, लेक्चर 10 ऐसे चलते रहोगे तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। फॉलो अ सीक्वेंस। अगर तुम सीक्वेंस फॉलो करोगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। ठीक है। तो पहले हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने क्या जा रहे हैं वो मैं पहले समझाता हूँ। कि जैसे कि सिंगल सेंट्रल एटम होता है, कि मान लो कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, नॉर्मल कोई एक कंपाउंड दे दिया, उस कंपाउंड में हमें ये पता नहीं चलता बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में कि स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन होता है। तो पहले सेंट्रल एटम पता करते हैं कि सेंट्रल एटम का कुछ क्राइटेरिया है, कि वो क्राइटेरिया अगर मैच कर जाए तो ये मेरे पास सेंट्रल एटम होगा। अब हमेशा फ्लोरीन वगैरह देखते हो, फ्लोरीन कभी कंपाउंड बनाता है, कोई सेंट्रल एटम काम करता है, कभी नहीं करता। तो फ्लोरीन क्यों नहीं काम करता, उसके लिए कुछ पॉइंट्स जानना है। तो जितना पॉइंट्स में बताता हूँ, ये पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। तुम एज इफ ट्रिक समझ लो, एज इफ कुछ भी समझ लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि इसको एज इफ ट्रिक समझ लो तो ट्रिक समझ लो, अगर इसको कॉन्सेप्ट की तरह याद रखना है तो कॉन्सेप्ट की तरह याद रखो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि आगे जाके मैं जब आगे स्ट्रक्चर्स बनाने बोलूंगा तब तुम ये बोलोगे कि सर इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन क्यों आ रहा है, इसमें सेंट्रल एटम नियॉन क्यों आ रहा है, इसमें सेंट्रल एटम जेनॉन क्यों आ रहा है। सो तुम ये नहीं बोल सकते कि इसमें क्यों क्यों आ रहा है। तो उसके लिए तुम्हें अभी से, मतलब ये जो लेक्चर है इसको देखना पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं लेक्चर में, लेक्चर की स्टार्टिंग में। तो हम लोगों का जो आज का हेडिंग है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। सिंगल सेंट्रल एटम। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो पहले हम लोग आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम में हमें पहली बात तो क्या करना है, कुछ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को मैं पहली बात तो लिखता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, कि मेरे पास अगर एक कंपाउंड में 10-12 एटम्स है, तो 10-12 एटम्स में से मुझे पहली बात क्या करना है, कि मेरे पास पहले क्या करना है कि जो भी एटॉम सबसे लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो मेरे पास अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में मैं ये देखूंगा जो भी एटॉम सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मान लो अगर H2 है, नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल। मैं एक एग्जाम मैंने पहले लिखता हूँ कि जो भी मेरे पास किस में प्रेजेंट होगा, लेस इन नंबर में प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल के बारे में अगर बोलूँ कि वाटर, वाटर में तुम्हें कितना दिख रहा है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। अब वाटर इज मॉलिक्यूल में मुझे बताओ कि सेंट्रल एटम क्या होगा। अब सेंट्रल एटम में तुम्हें क्या दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये वन ऑक्सीजन जो भी है, वन ऑक्सीजन तुम्हारे पास लेस इन नंबर में प्रेजेंट है, इसका कम क्वांटिटी है। तो कम क्वांटिटी है तो ये पहला क्राइटेरिया होगा कि जो भी तुम्हारे पास कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा पहला सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में जाएगा। सेकेंड, और ये जितने भी बात कर रहा हूँ ये किस में प्रेजेंट है, जब मैं सिंगल सेंट्रल एटम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कि जो भी मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मेरे पास क्या होगा सेकंड पॉइंट, की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर तुम्हें कोई बोले मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में मान सकता हूँ कि जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ जा रहा है, वो मेरे पास सेंट्रल एटम के क्राइटेरिया में जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, कि हायर कोवेलेंसी। हायर कोवेलेंसी। ओके। अब
ठीक है, तो मेरे पास जो कि हायर कोवेलेंसी में आएगा, मान लो तुमने कार्बन लिया और नाइट्रोजन लिया। अब कार्बन नाइट्रोजन में मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास कार्बन का कोवेलेंसी क्या होता है, 4 होता है। अब मेरे पास नाइट्रोजन का कोवेलेंसी क्या होता है, नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 3 होता है। अब मेरे पास जिसका भी हायर कोवेलेंसी में जाएगा उसको मैं सेंट्रल एटम का प्रायोरिटी लिस्ट में ज्यादा रखूंगा। ठीक है, मैं एक एक का पॉइंट करके करते करते आऊंगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हायर कोवेलेंसी का एग्जाम्पल, हायर कोवेलेंसी का पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट मेरे पास क्या होगा कि जिसका भी सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा, जिसका भी सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा, वो क्या होगा, मेरे पास सिंगल सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में जाएगा। मतलब मेरे पास अगर साइज ऑफ द सेंट्रल एटम अगर मेरे पास बढ़ गया, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम अगर मेरे पास इंक्रीज करा, वो मेरे पास क्या होगा, तुम्हारे पास सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में जाएगा। अब याद रखना, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि सराउंडिंग एटम में हमेशा काम करेगा। मान लो कि एटम्स which always acts atom which always acts एज द सराउंडिंग एटम, ऑलवेज एक्ट्स एज द सराउंडिंग एटम, कि हमेशा ये सराउंडिंग एटम की तरह काम करता है, सराउंडिंग एटम। तो ये कौन कौन काम करता है, मेरे पास फ्लोरीन काम करता है, क्लोरीन काम करता है, ब्रोमीन काम करता है, आयोडीन काम करता है, मतलब जितने भी हेलोजेंस है। उसके बाद और कौन काम करता है, OH माइनस काम करता है। तो ये जो जितने भी मैंने लिखा, ये बेसिकली ये कब काम करता है, जब मेरे पास ये लोग सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इतना क्लियर है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स देखा, ये मॉलिक्यूल्स अगर कभी भी दिख जाए तो तुम इसको किस में प्रायोरिटी दोगे, इसको कभी सिंगल सेंट्रल एटम में कंसीडर नहीं करोगे। इसको कंसीडर क्या करना है कि इसको हमेशा सिंगल बॉन्ड, मतलब ये हमेशा सराउंडिंग एटम्स के क्राइटेरिया में जाएगा। इतना क्लियर है। तो इतना अगर क्लियर है तो उसके बाद मान लो मैं कुछ एग्जांपल से थोड़ा सा अभी सॉर्ट आउट करता हूँ। अभी सेंट्रल एटम का मतलब कैसे सेंट्रल एटम होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो IF7। अब IF7 में तुम्हें सेंट्रल एटम, तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सेंट्रल एटम इन द एलिमेंट, फाइंड द find the central atom in the compound, find the central atom in the compound। तो कंपाउंड में सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास पहला क्राइटेरिया क्या आएगा कि मैंने बोला कि लेस इन नंबर होना चाहिए। अब IF7 में तुम्हारे पास लेस इन नंबर कौन होगा कि तुम्हारे पास लेस आयोडीन है, आयोडीन एक है, 7 फ्लोरीन है। देखो सारे क्राइटेरिया मैच कर जाएगा इसमें। कोवैलेंसी का तो कोवैलेंसी आयोडीन का ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन 7 को जोड़ नहीं सकता, और लेस इन नंबर में है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में है। हायर कोवेलेंसी का मतलब क्या होगा कि उसका आयोडीन का ज्यादा होता है कोवेलेंसी। साइज ऑफ सेंट्रल एटम का साइज फ्लोरीन से आयोडीन का बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, ऐसा है कि बाकी सारे क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है, अगर 2-3 भी क्राइटेरिया मैच हो गया तो वो सिंगल सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में चला जाएगा। ठीक है, तो IF7 में तुम्हारे पास सेंट्रल एटम कौन हो रहा है, IF7 में तुम्हारे पास सेंट्रल एटम मेरे पास क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे लिया कि SO4 माइनस, जो नॉर्मल कंपाउंड्स दिखते हैं हम लोग, SO4 माइनस में तुम्हें क्या दिख रहा है कि इधर सल्फर है, तो सेंट्रल एटम मेरा क्या हो जाएगा जो कि लेस अमाउंट में है, तो सेंट्रल एटम मेरे पास क्या आ रहा है, सल्फर आ रहा है। इतना क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में अब थोड़ा सा बहुत इजी लग रहा है ना, मैं लेता हूँ एक कंपाउंड SNF3। अब SNF3, ये तो SO4 माइनस IF7 तो बहुत इजी था ना। अब SNF3 में सोचो, अगर इसको आधे लोगों को पता नहीं चलता इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, पहले तुम्हें क्या करना होता है कि पहले क्राइटेरिया में तुम देखोगे कि लो लेसिन नंबर है, तो इधर सल्फर और नाइट्रोजन तुम्हारे पास क्या है, और फ्लोरीन। मैंने जब भी बोला कि फ्लोरीन जब भी दिखे, ये फ्लोरीन कैसे काम करेगा, फ्लोरीन काम करेगा सराउंडिंग एटम की तरह। ये फ्लोरीन कैसे काम करेगा, सराउंडिंग एटम की तरह। अब तुम्हारे पास सल्फर और नाइट्रोजन है, इन इन दोनों में तुम्हें ढूंढना है। अब इन दोनों में अगर पहला क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, पहला क्राइटेरिया व्हेन फर्स्ट क्राइटेरिया इज इक्वल, व्हेन फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या हो रहा है, पहला क्राइटेरिया में दोनों का सेम आ रहा है। पहला क्राइटेरिया इज सेम फॉर बोथ। जब दोनों के लिए पहला क्राइटेरिया सेम हो रहा है, तुम जाओगे किसमें, सेकंड क्राइटेरिया में। सेकंड क्राइटेरिया किसके लिए काम करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू काम करता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम जाओगे तो सल्फर और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हारे पास तुम्हारे पास नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे पास कौन सेंट्रल एटम हो जाएगा, सेंट्रल एटम तुम्हारे पास आएगा सल्फर।
सेंट्रल एटम कौन आ रहा है तुम्हारे पास? सल्फर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ना, इसको बॉक्स करके रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। ये लोगों को ये बेसिक्स क्लियर नहीं होता। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। ठीक है, ये मैंने इसको बॉक्स कर दिया, इसको याद रखना हमेशा, ये बहुत काम का आ जाएगा। जस्ट हुँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में किसका लिया? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल मैंने 4th कंपाउंड लिया, 4th कंपाउंड में COCl2 लिया। COCl2 में ये कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, ठीक है? COCl2 में सेम करना है, सेम क्या करना है? तुम्हारे पास पहले देखना है कि लेसिन नंबर में कौन है, तो तुम्हारे पास क्या है? कार्बन तुमने पाया, कार्बन है और तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है? लेसिन नंबर में आया, मतलब ये भी 1 प्रेज़ेंट है, ये भी 1 प्रेज़ेंट है और बाकी क्या है? दोनों क्लोरीन प्रेज़ेंट है। तो क्लोरीन तो मेरे पास पहले ही किस में चला गया? क्लोरीन पहले ही तुम्हारे पास सराउंडिंग एटम में चला गया, सराउंडिंग एटम के क्राइटेरिया में चला गया। अब तुम्हारे पास क्या आया? सामने आया कार्बन और ऑक्सीजन। और तुम्हें पता ही है, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया तुम्हारे पास सेम आ गया दोनों के लिए, तो तुम्हें क्या क्राइटेरिया में जाना है? सेकंड क्राइटेरिया में जाना है। सेकंड क्राइटेरिया किसको किसको लेके बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके बोलते हैं। अगर सेकंड क्राइटेरिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तुम बताओ कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा कम होता है ऑक्सीजन से, तो तुम्हारे पास इधर कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन तुम्हारे पास आएगा कि सेंट्रल एटम के क्राइटेरिया में आ जाएगा। और तुम अगर उसके बाद भी देखोगे ना, तो कोवैलेंसी किसका होता है? कोवैलेंसी तुम्हारे पास कार्बन का ज्यादा होता है रादर देन ऑक्सीजन का। ठीक है, इतना क्लियर है। और लास्ट एक एग्जांपल, एक सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में मान लो NaOCl लिया। अब NaOCl में तुम्हारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन तुम्हारे पास क्या है? क्लोरीन तुम्हारे पास हमेशा क्या, हैलोजेंस की तरह काम कर रहा है। अब मैंने एक पॉइंट पे लिखा दिया कि जब भी ये कंपाउंड दिख जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस, ये तुम्हारे पास कैसे काम करेगा? तुम्हारे पास हैलोजेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये हैलोजेंस के थ्रू काम कर रहा है, तो मुझे बताओ कि एनो, तुम्हारे पास हैलोजेंस है तो इसको तो तुम सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में नहीं रखोगे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में तुम लोग ये भी, नाइट्रोजन तुम्हारे पास एक प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी तुम्हारे पास एक प्रेजेंट है। अब दोनों एक एक में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का कम होता है। तो तुम्हारे पास इधर सेंट्रल एटम के क्राइटेरिया में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ये हम लोगों का बेसिक क्राइटेरिया था, जिसमें हम लोगों को सेंट्रल एटम पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम्हें ये मैंने जो टॉपिक का हेडिंग लिखा, इस टॉपिक का हेडिंग में क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम, कि मेरे पास स्ट्रक्चर चाहिए, कि मेरे पास सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा एक दूसरे का। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मैंने स्ट्रक्चर बनाने के लिए और एक पॉइंट मतलब जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है? तुम्हारे पास फोर्थ पॉइंट तक क्लियर था, इस फोर्थ पॉइंट तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? जो मेरे अभी बोलूंगा कि जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, जो मेरे पास फिफ्थ पॉइंट आएगा, ये नॉट लाइक कि क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट, ये तुम्हारे पास जो रूल्स हम लोग लिखा रहे थे वो रूल्स, इसको तुम ऐसे एज इफ रूल्स लिख लो, वो सबसे बेस्ट है कि ये rules for finding rules for finding central atom, रूल्स फॉर फाइंडिंग सेंट्रल एटम, इस क्राइटेरिया को लिख के रखना, ठीक है? तो फिफ्थ रूल मेरे पास क्या होगा, ध्यान से सुन लो, कि अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के ऊपर दो और तुम्हारे पास बाकी पॉजिटिव चार्ज जितने भी होगा वो सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिव, देखिए दो कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल के न्यूट्रल हो तो बात के बात है। मॉलिक्यूल में अगर अगर मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकता है, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर और मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर दे दो। और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के ऊपर और मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन है ना है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल के अंदर अगर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मॉलिक्यूल का हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर दे दो, ऑक्सीजन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। मैं इसको लिखाता हूँ कि इफ नेगेटिव चार्ज
if negative charge is present, if negative charge is present and oxygen atom is also present and oxygen atom is also present, then always provide negative charge to oxygen atom, always provide negative charge to ऑक्सीजन एटम। तो तुम ऑक्सीजन एटम को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दोगे नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। एंड सच ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये क्या करेगा? फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इतना क्लियर है? फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। और ये एक्सेप्ट, एक पॉइंट और लिख लो, एक्सेप्ट अगर तुम्हारे पास कभी कि इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये केस अगर हो कि नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन एटम में प्रेजेंट हो, तो तुम्हारे पास कब क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा। और इन सब के लिए एक्सेप्ट फॉर दिस केस और एक्सेप्ट फॉर ऑल केसेस तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, ये अगर क्राइटेरिया है कि तुम्हारे पास कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है और कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कंपाउंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन के ऊपर दे दो। बाकी जितने भी केसेस आएगा, एक्सेप्ट ऑल द केसेस, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ऑलवेज प्रोवाइड इट टू ऑलवेज ऑलवेज प्रोवाइड इट टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। इतना क्लियर है? ऑलवेज हमेशा बाकी सारे केसेस में तुम इसको किसके अंदर दे दो कि तुम सेंट्रल एटम के ऊपर दे दो। मतलब सीधी बात, अगर मैं एक एग्जांपल से सोचूं कि तुमने दोनों एग्जांपल लिया, तुमने पहला एग्जांपल क्या लिया? जस्ट अ सेकंड। हाँ, तुमने पहला एग्जांपल लिया, मान लो मैंने एग्जांपल के केसेस में, एग्जांपल में पांच छह एग्जांपल्स ले लिया कि NO2 प्लस लिया, और NO2 माइनस लिया, तुम्हारे पास NO3 माइनस लिया, NH2 प्लस NH2 माइनस लिया, एमोनिया लिया, NH3 और NH4 लिया, ठीक है। NH4 प्लस लिया। अब इधर तुम्हें क्या करना है? इधर तुम्हें हर एक के केसेस में सेंट्रल एटम फाइंड करना है। अब तुमने क्या किया? इधर सारे केसेस में देखो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, तो तुम्हारे पास पहला क्राइटेरिया क्या आएगा? लेस इन नंबर के क्राइटेरिया आएगा, लेस इन नंबर में जो प्रेजेंट है। अब लेस इन नंबर में कौन प्रेजेंट हो रहा है? लेस इन नंबर में तुम्हारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हर एक केसेस में तुम्हारे पास जो सेंट्रल एटम आएगा, ये सेंट्रल एटम क्या आएगा? सेंट्रल एटम इस केस के लिए नाइट्रोजन है, इस केस के लिए भी, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, हर एक केसेस में तुम्हारे पास सेंट्रल एटम क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, बताना क्या चाहता हूँ। अब इस केस के लिए तुम्हारे पास मैंने क्या बोला? हर एक केसेस में चार्ज प्रेजेंट है, बस एमोनिया को छोड़ के। ये तुम्हारे पास एमोनिया है ना, एमोनिया को छोड़ के हर एक केसेस में तुम्हारे पास क्या है? चार्ज प्रेजेंट है। अब चार्ज अगर प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला? अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इस केस के लिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, NO2 माइनस के लिए नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास इधर और इधर इस केस के लिए देखो, बाकी केस के लिए इधर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया। इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है, तुम्हारे पास ये सराउंडिंग एटम है। जो ऑक्सीजन आएगा ये हमेशा सराउंडिंग एटम में आएगा। तो तुम्हारे पास बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज देगा तो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर दे दो, ऑक्सीजन से कुछ मतलब ही नहीं। इधर NH2 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर, इधर तो कोई चार्ज नहीं है, कुछ मतलब नहीं बनता। और NH4 प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है। इतना क्लियर है? तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखा है। 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट क्या है कि तुम्हारे पास अगर लेस इन नंबर में जो प्रेजेंट होगा, मतलब जिसका भी क्वांटिटी कम होगा, मतलब इसमें NO2 में इसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो तुम्हारे पास क्या होगा? जो कि लेस नंबर में प्रेजेंट होगा, वो मेरे पास सेंट्रल एटम के क्राइटेरिया में आ रहा है। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा कि जो तुम्हारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब अगर तुम्हारे पास पहला क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तुम सेकंड क्राइटेरिया में जाओगे कि लेस इन नंबर में जो प्रेजेंट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। थर्ड क्राइटेरिया में क्या प्रेजेंट होगा? अगर तुम्हारे पास दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम नहीं होता, मतलब जिसका भी अलग, अगर
कहीं से पॉजिटिव माइनस करके तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा बहस हो रहा है, तो तुम देखो किसका कोवेलेंसी ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ रहा है, तो देखो कोवेलेंसी किसका ज्यादा है। कोवेलेंसी भी इक्वल आ रहा है, देखो कि सेंट्रल एटम का साइज किसका ज्यादा है। जिसका सीधी बात है सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा होगा, उसके पास सराउंडिंग एटम ज्यादा आ सकता है, ये बेसिक क्राइटेरिया है। और उसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने क्या बोला, एक सिंपल पॉइंट बोला कि जो कि तुम्हारे पास ज्यादा तुम्हारा आ सकता है, मतलब तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज अगर दो क्राइटेरिया, एक फर्स्ट क्राइटेरिया तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्जेस कंपाउंड के ऊपर और कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सेंट्रल एटम ढूंढना आ गया, सेंट्रल एटम अगर ढूंढना आ गया और कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड क्राइटेरिया में क्या आएगा, सेकंड क्राइटेरिया में तुम्हारे पास क्या है कि कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऐसा क्राइटेरिया हुआ तो हमेशा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। हमेशा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि नेक्स्ट, ये तो पता ही होगा, मतलब मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि बेसिकली वैलेंसी, वैलेंसी के बारे में ये क्लियर है, फिर भी एक पॉइंट बता ही देता हूँ बस जस्ट फॉर डिवीजन। उसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है सब कुछ। तो वैलेंसी में मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन, कार्बन, बेसिकली जो नॉन मेटल्स होता है वो सेंट्रल एटम की तरह ज्यादा काम कर सकता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उधर तुम्हारे पास बोरॉन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन, और इधर के ब्रोमीन और आयोडीन। तो इधर तुम्हारे पास जितने भी कंपाउंड्स इधर तुम्हें दिख रहा है, ये जो मैंने वैलेंसी का बताया, जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ। ये तुम्हारे पास जितने भी है, हाँ, इसको तुम्हारे पास बताओ मुझे। वैलेंसी में बोरॉन का वैलेंसी क्या होगा, बोरॉन उसके सामने क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, तो बेरिलियम का 2 होगा, बोरॉन का 3 आएगा, मतलब ये ग्रुप होने जाएगा, ग्रुप वाइज होता है। कार्बन का 4, नाइट्रोजन क्या दिखाता है, नाइट्रोजन 5 तक दिखा सकता है अपना। और इसका 6 होता है। वैलेंसी बोल रहा हूँ, नॉट कोवैलेंसी, दोनों में डिफरेंस होता है, मैं बहुत बार समझा दिया। इसका 7 होता है, इसका मैक्सिमम होता है। तो ये जो मैंने लिखा, ये इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैलेंसी ये के एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी बात कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि लेना और देने का टेंडेंसी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग ना, अभी इतना क्लियर हो गया, तो मैं अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिखूंगा और स्ट्रक्चर्स में लिख दूंगा। तुम पहले वीडियो को पॉज करना, इधर वीडियो को पॉज करके, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे सारे सेंट्रल, मतलब मुझे सारे स्ट्रक्चर्स बनाना आता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लो, सारे क्वेश्चंस को। फिर मैं एक का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पता के, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बेसिक्स पढ़ा के मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा। अभी तो कुछ मतलब, अभी तुम शेप के ऊपर मत जाओ, शेप कुछ भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सेंट्रल एटम पहचानना सीखो और स्ट्रक्चर्स बनाने सीखो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मैं पहले इधर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस लिखते लिखते हम लोग एक एक करके सॉल्व करते करते जाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि इस कंपाउंड में ना कभी कभार लोन पेयर्स आएगा, तो मैं और एक चीज लिखा देता हूँ। लोन पेयर्स क्या होता है, लोन लोन पेयर्स के बारे में अगर बात करो, कभी भी दो इलेक्ट्रॉन, टू नॉन बॉन्डेड टू नॉन बॉन्डेड टू नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक लोन पेयर बोल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, ये कुछ क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ BO3 3 माइनस का, BO3 3 माइनस। उसके बाद मैं चलता हूँ BF3 में, BF3 उसके बाद BF4 माइनस। तुम लोग वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक एक स्ट्रक्चर्स खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में वीडियो को स्किप करते करते देख लेना। मगर खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने जितना क्राइटेरिया था, पहले क्या करना है, फर्स्ट क्राइटेरिया तुम्हारे पास सिंगल सेंट्रल एटम कौन होगा, और ये सिंगल सेंट्रल एटम का मैं ऐसा नहीं, कोई कंपाउंड नहीं दूंगा जिसमें 10 सेंट्रल एटम होगा। इसमें सारे के सारे केसेस में एक सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। तो तुम पहले क्या करना है कि सेंट्रल एटम पहचानना सीखो, उसके बाद तुम्हें साइड एटम्स का भी पता है, और नेगेटिव चार्ज किसका किसके ऊपर जाएगा वो देखो, ठीक है। BF4 माइनस का हो गया। उसके बाद BeCl2, उसके बाद BeCl2 हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास BeCl4 2 माइनस हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद मैं बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का करो, जस्ट सेकेंड। हाँ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का करो, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद CO3 2 माइनस का लो, CO3 2 माइनस CH3 प्लस।
मिथेन का करो, फिर CH3 माइनस। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया। ठीक है, CH3 माइनस हो गया। CH3 माइनस के बाद जाओ NO2 प्लस में, नाइट्रोजन का आते हैं। NO2 प्लस में NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO2 माइनस। उसके बाद और क्या करो, NO3 माइनस कर लो। NO3 माइनस, NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH2 माइनस। अच्छा, इतना तुम कर लो, उसके बाद एक एक करके आते हैं। तो मुझे लगता है इतना बना लिया होगा। वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, फिर देखो। देखो, मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर से, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। खुद से जब तक नहीं कोशिश कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने पहला क्वेश्चन में क्या दिया, BO3 3 क्या दिया। तो BO3 3 में तुम्हें क्या पता है कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला बोरॉन का वैलेंसी कितना होता है। बोरॉन का वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। अब बोरॉन का अगर उसका वैलेंसी 3 है, तो तुम खुद से बताओ। तो मेरे पास और बोरॉन तुम्हारे पास लेस नंबर में प्रेजेंट है। अगर बोरॉन लेस नंबर में प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास बोरॉन क्या आ रहा है, बोरॉन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम क्राइटेरिया में आ रहा है। अगर बोरॉन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम क्राइटेरिया में। सेकंड, मैंने कि तुम्हें क्या पता है कि ऑक्सीजन आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज है। तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज होगा। तो सिंगल एक ऑक्सीजन के ऊपर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास कंपाउंड के ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब इसके ऊपर देखो 3 माइनस चार्ज प्रेजेंट है, और तुम्हारे पास कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है, तो एक नेगेटिव चार्ज एक सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर दे दो। तो तुमने बोरॉन लिया, और बोरॉन के इधर O माइनस लगा दिया, O माइनस लगा दिया, और O माइनस लगा दिया। तो ये तुम्हारे पास सेंट्रल एटम हो गया, ये तुम्हारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में तुम देखो BF3 है। अब BF3 में सिंपल फंडा क्या है, तुम्हारे पास सेम सेम की लेस इन नंबर कौन है, बोरॉन है। तो बोरॉन को बीच में रखो, 3 फ्लोरीन है, वैलेंसी बोरॉन का 3 है, तो BF4 का हो गया। अब BF4 माइनस है। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और कंपाउंड के अंदर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कंपाउंड के अंदर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज को किसके ऊपर देना है, सेंट्रल एटम के ऊपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोरॉन के अंदर तुमने, बोरॉन का वैलेंसी क्या था, पहले 3 था। अब बोरॉन के पास तुमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो बोरॉन का वैलेंसी इंक्रीज होकर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका वैलेंसी इंक्रीज होकर 4 हो गया। इसका वैलेंसी अगर 4 हो गया, तुम बताओ इसको क्या लिख सकता है, इसने 4 फ्लोरीन ले सकता है। इसने क्या किया, इसने 4 फ्लोरीन लिख दिया। अब इसका शेप मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये भूल जाओ। इसका शेप तुम नॉर्मली जैसे मर्जी बना लो। उसके बाद हम लोग जब हाइब्रिडेशन वगैरह पढ़ेंगे, तब सब कुछ देखेंगे, अभी कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो अब BeCl2 में चलते हैं। BeCl2 में बेरिलियम का कितना है, बेरिलियम का 2 है। तो बेरिलियम और दोनों क्लोरीन, ठीक है, ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। BeCl4 2 माइनस में, इसका तो BeCl2 में तो न्यूट्रल कंपाउंड था। अब बेरिलियम का क्या होता है, वैलेंसी 2 होता है, जो BeCl2 के केस में। अब BeCl4 में, BeCl4 2 माइनस, जो 2 माइनस चार्ज आ रहा है, ये 2 माइनस चार्ज, और कंपाउंड के अंदर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो तुम्हारे पास जो 2 माइनस चार्ज जाएगा, ये किसके ऊपर जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। तो तुम्हारे पास बेरिलियम के ऊपर 2 माइनस चार्ज आया, तो बेरिलियम का वैलेंसी क्या हो गया, बेरिलियम का वैलेंसी इंक्रीज होकर 4 हो गया। और चारों साइड में तुम्हारे पास क्या अटैच्ड हो गया, क्लोरीन 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 अटैच्ड हो गया। इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन का वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है। अब तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन अगर, याद रखना हमेशा, मैं लिख ही देता हूँ कि ऑक्सीजन अगर O माइनस के फॉर्म में आ रहा है, ऑक्सीजन अगर O माइनस के फॉर्म में आ रहा है, तो हमेशा दूसरे के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन दिया है, न्यूट्रल कोई भी ऑक्सीजन दे रहा है, ये हमेशा सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, इसको नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट स्टार्ट मार्क करके लिख लेना हमेशा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सीधा स्ट्रक्चर कैसे होगा बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कार्बन है, क्योंकि लेस इन नंबर पे प्रेजेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन, मैंने बोला न्यूट्रल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ये तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके बाद देखो, नेक्स्ट में CO3 2 माइनस है। अब मैंने क्या बोला कि 2 माइनस चार्ज है, और तुम्हारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो चार्ज किसके ऊपर जाएगा, चार्ज जाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन एटम के पास।
तो तुम्हारे पास सेवेंथ जो क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन में जो चार्ज गया वो किसके ऊपर गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर गया। मतलब तुम्हारे पास सेंट्रल एटम कार्बन था और तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर दे दो, दूसरा नेगेटिव चार्ज दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर दे दो। एक ऑक्सीजन बच रहा है उसको डबल बॉन्डेड कर दो। अब देखो कार्बन का वैलेंसी भी फुलफिल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, CH3+। CH3+ में देखो, CH3+ में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, सेंट्रल एटम के ऊपर ही जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कार्बन का पहले वैलेंसी क्या होता था, 4 होता था। अब कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। तो कार्बन का वैलेंसी अगर 3 हो गया, तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होता है CH3+ का स्ट्रक्चर। मीथेन, नाइन्थ क्वेश्चन, मीथेन। मीथेन का क्या होगा, कार्बन। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, चार चार हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड देता है, ऐसे कर दो। CH3 माइनस में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जाएगा। और तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3, और तुमने नेगेटिव चार्ज दिया तो तुम बता सकते हो कि कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से था। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था ना, क्योंकि उसका कोवेलेंसी 4 है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले से था और नेगेटिव चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना। इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग शॉक से बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर। और तो ये इतना क्लियर हो गया। तो 10th क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन में बताओ, NO2+ है। NO2+ में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। ये इसका सेंट्रल एटम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। तो NO2+ में, जस्ट सेकंड, NO2+ में मुझे बताओ, NO2+ में क्या होगा, नाइट्रोजन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है तो नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, सेंट्रल एटम के जाएगा। तो नाइट्रोजन का पहले वैलेंसी का होता है 5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसका क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 हो गया तो ऑक्सीजन है, न्यूट्रल नॉर्मल ऑक्सीजन है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये हमेशा किसके साथ बनाता है, डबल बॉन्डेड बना लेता है। अब NO2- है। NO2- में जो नेगेटिव चार्ज है, कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ये हमेशा याद रखना, इसको मिस मत करना। तो नाइट्रोजन बनाया और तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन को कैसे दे दिया, एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे दे दिया, O- के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा, दूसरा ऑक्सीजन कैसे होगा, ऐसे डबल बॉन्डेड होगा। अब तुमने बोलो, जो नेगेटिव चार्ज था, अब नाइट्रोजन का वैलेंसी का होता है 5 होता है। तुम्हारे पास एक हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास लोन पेयर के फॉर्म में। लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो कि नॉन लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर, मतलब देखो कोई बॉन्ड में वो प्रेजेंट नहीं है। अब NO3- में देख लेते हैं। NO3- में देखो, सिंपली क्या है, तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो तुम्हारे पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। मतलब इधर तुम्हारे पास नाइट्रोजन है और तुमने एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और जो दोनों ऑक्सीजन होगा वो कैसे फॉर्मेट में रहेगा, ये तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड है, ये तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दिक्कत है। तो थोड़ा सा दिक्कत है मतलब इस स्ट्रक्चर में तुमने क्या गलत बनाया, कि मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन का हमने पहले देख लिया था, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या होता है, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी हमेशा क्या होता है, 4 से ऊपर हो नहीं सकता। अब इस कंपाउंड में तुमने नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बना दिया। तुमने क्या किया, नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड्स बना दिया। नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड्स तो पॉसिबल नहीं होता। तो NO3- का स्ट्रक्चर किस में बदल जाता है, तो तुमने ये बनाया NO- और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया, उतना तो क्लियर है। अब क्या बचता है, नाइट्रोजन के पास अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बचता है, वो क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। अब ये अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, NO3- को स्ट्रक्चर को हम लोग, ये नाइट्रोजन O- दिखाया, इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और इधर हम लोगों ने क्या किया, या इधर तुम्हारे पास डायरेक्ट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है, उसके बाद NH4+ में चलो, जो 14th क्वेश्चन है। NH4+ में तुम्हारे पास नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है, 4 होता है। तो नाइट्रोजन ने फिर से क्या किया, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के ऊपर क्या किया, 3 हाइड्रोजन के ऊपर तो उसने सीधा ऐसे कर दिया। और उसके बाद तुम्हारे पास लास्ट में जो जाएगा, एक जो जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो लोन पेयर बच रहा है, उसको डोनेशन कर देगा H+ के ऊपर। तो तुम्हारे पास अगर डोनेशन किया, नाइट्रोजन ने डोनेशन किया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और सिंगल बॉन्ड बन के इधर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो NO3- में हुआ, NO3- में इसको हम लोग क्या, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन।
इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसमें भी NH4+ में भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब तुम्हारे 14th क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन है NH2-, ये मैं इधर कर देता हूँ। 15th क्वेश्चन है NH2-। NH2- का स्ट्रक्चर क्या होगा? मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इधर है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इधर है। एक नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज दिया, तो तुमने ऐसे कर दिया ना, तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया? 2 लोन पेयर्स का फॉर्मेशन आ गया। इधर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे पास NH2- का जो है, इसमें क्या आ गया? 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते 16th क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं देता हूँ। इतना तो क्लियर है ना? इतना को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर्स देता हूँ, स्ट्रक्चर्स को खुद से बनाने की कोशिश करो। 16th क्वेश्चन में मैंने NH3 दिया। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक है, 17th में NOF3 लिया। 18th NOCl। 19 में तुम लोग NO2Cl लिख दो। इसके ना करते करते जाओ, मैं जैसे क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग आंसर्स करते करते जाओ, फिर रिचेक करो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसे देखो, खुद से मतलब मैं करते जा रहा हूँ आंसर्स, और तुम छाप रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो 20th क्वेश्चन में मैंने सिंपल वाटर ले रहा हूँ। 21, 21 में H3O+। इधर नाइट्रोजन का खत्म किया, अब ऑक्सीजन का कुछ कर लेते हैं। उसके बाद 21 में H3O+ का किया। उसके बाद चलो ओजोन का कर लो, ओजोन में बहुत दिक्कत होता है। 23 में एल्यूमिनियम क्लोराइड। 24 AlCl4-। 25, 25 में तुम AlF6 3-। AlF6 3-। 26, 26 में SI सिलिकॉन का जाओ, SiF4। 27 SiF6 2-। 28 तुम फॉस्फोरस में आते हैं, FeOCl3। 29 SiO4 4-। 30 अगर SiO4 तो फिर फॉस्फेट का भी कर लो, PO4 3- कर लिया। इतना क्लियर है 30 तक। उसके बाद चलते हैं PCl4, फॉस्फोरस के और कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं। 20 30 31 में PCl4+, PCl4+। 32 PCl3। 33 PCl5। 34 PCl6-। 35, 35 में PH3 कर लेते हैं। 36, 36 और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। PH4+, PH4+। 37, 37 में SO2। 38, 38 में SO3 का देखते हैं। 39, 39 में SO2Cl2 का देख लेते हैं। 40 SOF4। ठीक है, और क्वेश्चंस बाद में देता हूँ, पहले इसको एक बार पॉज करो। इसको पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि 40 क्वेश्चन तक तुम खाली एक का स्ट्रक्चर खुद से बना पाओ। ठीक है, अभी शेप में मत जाओ, बस स्ट्रक्चर बनाने के सोचो। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि शेप वगैरह बहुत कुछ, हाइब्रिडेशन वगैरह जब पढ़ेंगे, तो शेप्स को लेकर बहुत कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एमोनिया का देख लेते हैं। एमोनिया का तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तुम्हें पता ही है। तुम्हारे पास अभी चार्ज वार्ज का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने बना लिया, और तुम्हारे पास नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये एक लोन पेयर की तरह रहेगा। अब NOF3, NOF3 में तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जो फ्लूरीन है, हमेशा साइड एटम्स की तरह काम करेगा। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मैंने बोला, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन तुम्हारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास क्या आएगा? सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। इतना क्लियर है? तो तुमने नाइट्रोजन लिखा, और 3 फ्लोरीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लिया। अब मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना सिग्मा, अपना जो दोनों एक लोन पेयर बच रहा था, उस लेन पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर डोनेशन कर देगा। ऑक्सीजन के ऊपर डोनेशन कर देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास NOF3 का स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है? अब NOCl का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इससे क्या किया नाइट्रोजन ने? क्या किया? नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और ऑक्सीजन तुम्हारे पास सिंगली प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास डबल बॉन्ड में आ गया। और इधर जो लोग को लग रहा है ना कि सर आपने बोला ना ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन इधर भी तो सिंगल में प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे
नया है, इसको हम लोग जो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन को जब हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड की तरह देखेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन में ये ऐसे आ जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के करेंगे। देखो अब कंपाउंड में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कंपाउंड टोटल न्यूट्रल ही हो गया ना। अब NaCl में देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम कम कर रहा है, एक क्लोरीन के साथ तुमने सिंगल बॉन्ड कर लिया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर लिया। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम करेगा? एज ए लोन पेयर कम कर जाएगा। इतना क्लियर है? अब NO2Cl में चलो, NO2Cl में तुम्हारे पास सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम हमेशा नाइट्रोजन होगा। अब तुम्हारे पास NO2Cl में तुमने क्या करोगे? पहले एक क्लोरीन के साथ तुमने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बना दिया। अब 3 बॉन्ड्स तो इसका खत्म हो गया ना। अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये दूसरा नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन को देगा। तो ये तुम्हारे पास कौन-सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। तुम्हारे पास जस्ट अ सेकंड। हुँ, तो तुम्हारे पास इधर कौन-सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? इधर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? और इसको तुम अच्छे से लिखने चाहोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड कर दोगे, इधर क्लोरीन कर दोगे। कोई भी स्ट्रक्चर लिख लो, अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबल हो तो उससे दिखाओ या फिर नॉर्मली ऐसे दिखा दो। और इसको जैसे तुम्हें लग रहा है ना कि सर इधर इसको अच्छे से इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तुमने इस स्ट्रक्चर में कैसे आया, इसको भी मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? अब H2O में चलते हैं। अब नॉर्मल H2O में स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इतना तो तुम्हें पता ही है। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी अगर 2 है, तो मुझे अच्छे से बताओ ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये तुम्हारे पास नॉर्मल हो गया OH2 का स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ऑक्सीजन के पास तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 6 ही होगा ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स आ जाएगा। इतना क्लियर है? इसमें इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम बताओ इधर H3O+ में क्या हाल होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो कर लिया। अब जो दोनों लोन पेयर्स है ना, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक लोन पेयर तो इंटैक्ट रहेगा और दूसरा जो लोन पेयर था उसके साथ हाइड्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते टाइम तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन था, H था, H था, H था और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक लोन पेयर तो पहले से था ही था, वो तो रहेगा। ये तुम्हारे पास H2O+ का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद ओज़ोन में चलते हैं। ओज़ोन का इधर जगह नहीं है, ओज़ोन का हम लोग बाद में देख ही लेते हैं, क्या ही जाता है। तो इधर क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के साथ बीच में एक सेंट्रल एटम, एक ही टाइप ऑफ सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है, दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो और इसका और एक ऑक्सीजन के साथ O+, मतलब क्या होगा? एक के साथ अगर वो डबल बॉन्ड बना लिया तो उसमें जो 2 लोन पेयर्स बचा है, ठीक है? 2 लोन पेयर्स में से एक को ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और दूसरा लोन पेयर इंटैक्ट ही रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऐसे इंटैक्ट है। तो ये तुम्हारे पास और इसका ये तुम्हारे पास ओज़ोन बोलते हैं इसको। ओज़ोन लेयर फॉर्मेशन होता है ना, तो ओज़ोन लेयर फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा वैलिडिटी होता है और ये होता है ओज़ोन का स्ट्रक्चर, ठीक है? AlCl3, AlCl4- और AlF63- का मैं थोड़ी देर बाद देख लेता हूँ 23, 24, 25 का, क्योंकि जगह नहीं है। इसमें कर लेते हैं। सिलिकॉन SiF4 में बताओ, सिलिकॉन का 4 वैलेंसी होता है, तो सिलिकॉन में 4 वैलेंसी 4 फ्लोरीन ऐसे लग जाएगा, ठीक है? अब SiF6 2- सिलिकॉन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा, तो सिलिकॉन के ऊपर 2- दिया, तो तुम्हारे पास सिलिकॉन का वैलेंसी किसमें हो गया? सिलिकॉन का वैलेंसी बढ़ के 6 हो गया, तो हर एक के साथ फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन अटैच कर लो। अब POCl3 में तुम बताओ, POCl3 के केस में फास्फोरस तुम्हारे पास सेंट्रल एटम आएगा क्योंकि फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फास्फोरस अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 क्लोरीन को ऐसे ही कर दो। अब तुम मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजन अपना कोवैलेंसी 5 तक एक्सटेंड नहीं कर सकता मगर फास्फोरस कर सकता है। तो फास्फोरस में सीधा फास्फोरस एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आएगा और तीनों क्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा। अब SiO4 4- में सिलिकॉन, अब जो 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो तुमने सिलिकॉन बनाया, सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन का 4 वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी में हर एक के ऊपर O-, 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 चारों लगा दिया। फॉस्फेट PO4 3- इसका नाम क्या है? फॉस्फेट आयन।
फॉस्फेट आयन। अब फॉस्फेट आयन में क्या सीन होगा? फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के ऊपर 4 ऑक्सीजन है, तो एक एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया और तीनों के ऊपर O माइनस O माइनस O माइनस। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतना अगर क्लियर हो रहा है तो हम लोग और चलते हैं नीचे। अब PCl4 प्लस, PCl4 प्लस में क्या होता है? PCl4 में प्लस में देखो फॉस्फोरस क्या होता है? फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा। अब फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड्स होता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज गया तो ये 4 बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन रखता है, तो तुम्हारे पास क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये चारों आ गया। उसके बाद पीसीएल3, पीसीएल3 में तुम्हारे पास 3 क्लोरीन एटॉम्स प्रेजेंट है। अगर 3 क्लोरीन एटॉम्स प्रेजेंट है, तुम्हारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? पीसीएल5, पीसीएल5 में क्या होगा? तुम्हारे पास 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मतलब अभी तो नॉर्मल पीसीएल5 का ऐसे सोचो, क्योंकि 5 बॉन्ड है, 5 क्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद PCl6 में चलते हैं। PCl6 माइनस में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? फॉस्फोरस के हो जाएगा। तो फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो फॉस्फोरस ने 6 बॉन्ड बना सकता है। 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में इधर देखो, एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, फिफ्थ क्लोरीन, सिक्स क्लोरीन। इतना क्लियर है? अब pH3 का सोचो। फॉस्फोरस pH3 में फॉस्फोरस के पास एक एक तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 3 तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा और तुम्हारे पास एक लोन पेयर हो जाएगा। अब ये pH3 का स्ट्रक्चर है। अब जिन लोगों ने ड्रॉप पढ़े, जो लोग पढ़ के आए, तो पीएच3 का एक्टिव लोन पेयर, नॉन एक्टिव लोन पेयर, वो बहुत बाद जाके स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, स्टीरियोकेमिकली नॉन एक्टिव लोन पेयर का बात होगा, वो बहुत बाद में होगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इसका शेप, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाने सिखा रहा हूँ कि सेंट्रल एटम कैसे होगा और कंपाउंड दिखेगा कैसे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब pH4 प्लस में चलते हैं। pH4 प्लस में क्या होगा? फास्फोरस ने क्या किया? 3 बॉन्ड्स तो ऐसे ही था, ऐसे था, और जो सेंट्रल एटम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा। अब SO2 में चलते हैं। SO2 में क्या हुआ? सल्फर के कितने बॉन्ड्स होता है? सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या किया? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और एक लोन पेयर ऐसे घूमेगा। अब SO3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सल्फर ने तीनों के साथ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लिया, तो उसका स्ट्रक्चर सही होगा, ये आ जाएगा। तुम्हारे पास तीनों ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड कर लिया। अब SO2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? SO2Cl2 में सल्फर लिया, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर लिया, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कन्फर्मेशन हो गया। एक डबल बॉन्ड मतलब देखो इधर डबल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो रहा है ना? तुम्हारे पास देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ना स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा देता हूँ। क्योंकि लोगों को ल्यूइस डॉट करके लोग चिल्लाते रहते हैं, मगर लोगों को स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, और पहली बात तो सेंट्रल एटम समझना नहीं आता। तो ये पॉइंट को ना क्लियर करके रखना हमेशा। इसके बाद हम लोग चलते हैं SO4 माइनस में, सॉरी SO4 में। सल्फर के पास क्या होगा? एसो सॉरी सल्फर में सल्फर है और 4 फ्लोरीन है, तो तुम्हारे पास तुमने 4 फ्लोरीन लगा दिया, 4 फ्लोरीन इधर लगा दिया, और एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा, क्योंकि सल्फर अपना कोवेलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब थोड़ा सा इन तीनों को इधर से उठा के लाते हैं। इन तीनों को भी बचा था, इसको कॉपी करके इधर। हाँ, ठीक है। तो इन तीनों का जो बचा था एल्युमिनियम क्लोराइड का देखो, एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है? 3 वैलेंसी होता है, तो सिंपली एल्युमिनियम लो। इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, तो तुम्हारे पास हो गया। AlCl4 माइनस में क्या होगा? एल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन तो साइड एटम की तरह सराउंडिंग एटम के काम करेगा ना, तो सेंट्रल एटम के ऊपर तुम्हारे पास क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। वही बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? 4 में कन्वर्ट हो गया। तुम्हारे पास क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये आ गया। AlF6 3 माइनस, ये AlF6 3 माइनस में तुम्हारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर 3 माइनस चार्ज गया, 3 माइनस चार्ज गया, तो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का जो कोवेलेंसी है ये 6 तक एक्सपेंड हो गया, 6 तक एक्सपेंड हो गया, और तुम हर एक के ऊपर फ्लोरीन 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 लगा दो। बस ये होता है AlF6 3 माइनस का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, तो इतना क्लियर है? इतना तुम्हारे पास 25 40 क्वेश्चन तक हो गया। इतने क्वेश्चंस तक ना इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। इसको जितने बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। इतना हो गया, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं 40 से 41 क्वेश्चन में चलेंगे। 40 मैंने कहा था खत्म किया था इसका, इसको F4 में खत्म कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा सल्फाइड का देख लेते हैं। SO3 2 माइनस,
और अभी क्वेश्चंस खुद अब तो आ गया होगा, अब खुद से बनाने की कोशिश करते जाओ। SO3 2 माइनस SO4 43 आएगा, 43 में SF2, SO4 2 माइनस सॉरी, SF2 44, SF6 45, SF4, उसके बाद 46 में चलते हैं, 46 में आयोडीन लाते हैं, IF8 माइनस 47, IF7 48, IF6 प्लस 49, ब्रोमीन में चलते हैं, ब्रोमीन BrF5 50, BrF4 प्लस, ठीक है। उसके बाद 51, ब्रोमीन F4 माइनस 52, ClF3, उसके बाद ClF3 प्लस होगा, 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, ClF3 एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद 53 में चलते हैं, 53, 53 में क्या होगा, 53 में ClF2 प्लस, 54 ClF2 माइनस, 55 I3 प्लस, 54 सॉरी 56, 56 में तुम्हारे पास I3 माइनस ClO4 माइनस, I3 माइनस, 57 में ClO3 माइनस लिख लो, 58 में ClO2 माइनस लिख लो, 59 में ClO4 माइनस भी लिख लो, खत्म हो जाएगा। 60, 60 में तुम लोग क्या लिख लो, IO6 5 माइनस, IO6 5 माइनस, ठीक है। इतना कर लेते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। देखो, गलत होने से कोई मतलब नहीं है, जितना ज्यादा गलती करोगे वही गलती तुम्हारे पास हर टाइम याद रहेगा। जितना बार गलती करोगे, और जिस क्वेश्चन में तुम्हारे पास गलती होगा ना, वो कभी बाद में जाके कभी गलत नहीं होगा। तो उसको ध्यान रख के करना। तो SO3 2 माइनस में चलते, SO3 2 माइनस में सल्फर जो दो नेगेटिव चार्ज है, ये तो सॉरी, ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो तुम्हारे पास इधर सल्फर है, तो एक O माइनस ऐसे दिया, दूसरा O माइनस भी ऐसे दिया, तो तुम्हारे पास डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बच रहा है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे पास ये क्या आया, ये तुम्हारे पास लोन पेयर की तरह काम करेगा। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में भी सेम, तुम्हारे पास ऐसे आएगा, दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दो O माइनस ऐसा आ जाएगा SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर। फिर SF2, SF2 में क्या हो गया, दो फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया सल्फर के ऊपर, और एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। SF6 में बोलो, तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 6 बॉन्ड्स आ गया, तो 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4, और इधर फिफ्थ और इधर सिक्स। तो ये SF6 का स्ट्रक्चर है। अब SF4 का स्ट्रक्चर में देखो, सल्फर के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 तो फ्लोरीन ने ले लिया, 1 2 3 और 4 ले लिया, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब IF8 माइनस, तो आयोडीन के ऊपर तुमने नेगेटिव चार्ज दिया। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। अब 7 से उसका बढ़ के क्या हो गया, 8 हो गया। तो इसने क्या कर दिया, इसने अपना वैलेंसी इंक्रीज करके 8 तक कर दिया, 4 8। तो इधर हर एक के इसमें एफ ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये होता है IF8 माइनस का, और नेगेटिव चार्ज किसको बच जाएगा, आयोडीन को बच जाएगा। अब IF7 है, IF7 में देखो ये होता है उसका स्ट्रक्चर, ये IF7 में, तो इसके पास फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन अपना कोवेलेंसी 7 तक कर सकता है। IF6 प्लस, अब पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, आयोडीन के ऊपर जाएगा। तो आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो आयोडीन का वैलेंसी घट के किस में कन्वर्ट होएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 बॉन्ड्स, तो इधर तुम्हारे पास 6 फ्लोरीन से अटैच कर दो, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब BrF5 में ब्रोमीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स था। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 तो तुमने फ्लोरीन के ऊपर दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, और दूसरा कैसे आएगा, दूसरा तुम्हारे पास लोन पेयर रहेगा। अब BrF4 प्लस, अब ब्रोमीन के ऊपर प्लस जाएगा, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इधर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, तो तुम्हारे पास और 4 ही तुम्हारे पास एटम्स है। तुमने फ्लोरीन 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 अटैच कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, वो तुम्हारे पास एज इफ लोन पेयर की तरह काम करेगा। ये भी तुम्हारे पास क्या काम कर रहा है, एज इफ लोन पेयर की तरह काम कर रहा है। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं BrF4 माइनस में। BrF4 माइनस में मुझे बताओ,
Br F4 में ब्रोमीन है और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर गया, तुम्हारे पास ब्रोमीन के ऊपर गया। चार है, चार फ्लोरीन को ऐसे दे दिया। अब ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक आया तो 8 हो गया। 8 में से 4 तुमने फ्लोरीन के ऊपर दे दिया, तो और 4 बच रहा है ना, तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारे पास इस कंपाउंड में 2 लोन पेयर आ गया। इसके बाद ClF3 में देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है। 7 में से 3 तुमने फ्लोरीन को दे दिया, और कितना बच रहा है तुम्हारे पास, 4 बच रहा है, तो 4 बच रहा है तो 2 लोन पेयर्स हो गया। कितना क्लियर है। अब Cl2 प्लस में देखो, Cl2 प्लस में तुमने क्या किया, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 तुमने फ्लोरीन के ऊपर दे दिया और एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज आने से उसका 6 हो गया, 6 में से 2 तुमने फ्लोरीन के ऊपर दे दिया और 2 बच रहा है, तो 4 बच रहा है ना, 4 तुमने 2 लोन पेयर के फॉर्म में दे दिया। एक लोन पेयर ऐसे दो लोन पेयर, तो इस कंपाउंड में भी 2 लोन पेयर आएगा, इस कंपाउंड में भी 2 लोन पेयर आएगा। इतना क्लियर है। अब Cl2 माइनस, इधर तुम्हारे पास क्लोरीन है, इधर तुम्हारे पास फ्लोरीन है, इधर तुम्हारे पास फ्लोरीन है। अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो क्लोरीन के ऊपर जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर एक आ गया, तो क्लोरीन के ऊपर 8 आ गया। 8 आ गया, अब 2 फ्लोरीन इधर आ गया, तो तुम्हारे पास कितना लोन पेयर आ जाएगा, तुम्हारे पास 3 लोन पेयर आ जाएगा। इतना तुम्हारे पास क्लियर है। तो तुम्हारे पास इस कंपाउंड में 3 लोन पेयर आ गया। I3 प्लस में, I3 प्लस का स्ट्रक्चर में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। देखो, इतना घबराना नहीं है। तुम्हारे पास सेंट्रल एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम हमेशा आयोडीन ही होगा, तो आयोडीन को बीच में रखो। और 2 आयोडीन से मैंने क्या बोला, दोनों आयोडीन हमेशा कैसे वर्क करते हैं, हमेशा सिंगल एटम की तरह काम कर सकते हैं। अब I3 प्लस में, अब देखो, इधर तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, और तुम्हारे पास कितना देना है, तुम्हारे पास आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 इलेक्ट्रॉन में से जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर गया। अब तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब तुम I3 माइनस में चलते हैं। I3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, I3 माइनस में नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा, तो आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया। दूसरे आयोडीन के साथ तुमने सिंगल बॉन्ड बनाया। अब लोन पेयर्स कितना होगा, 7 6, तो सॉरी, 7 से इधर 6 हुआ, 3 4 हुआ, तो इधर 3 लोन पेयर्स नहीं आएगा, सॉरी मैंने गलत बोला। इसके ऊपर क्या आएगा, 2 लोन पेयर्स आएगा। इतना क्लियर है। अब I3 माइनस में देखो, I3 माइनस में तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज गया तो उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर, 3 4 5 6, तो 3 लोन पेयर्स इधर आ गया। I3 माइनस का ये स्ट्रक्चर हो गया। ClO3 माइनस में, अब देखो ClO3 माइनस में तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो नेगेटिव चार्ज भाई ऑक्सीजन लेगा ही लेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। तो क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो और कितने, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और तुम्हारे पास दो ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को तुम्हें डबल वन देना ही देना है। और तुम्हारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लोन पेयर दिखा दो। ClO2 माइनस में क्लोरीन है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ले लिया, तो दूसरा तुम्हारे पास इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड फॉर्म में ले लिया। दूसरा लोन पेयर ऐसे फॉर्म ले लो, दूसरा लोन पेयर इस फॉर्म में ले लो। उसके बाद ClO4 माइनस, ClO4 माइनस में क्या होगा, क्लोरीन है, क्लोरीन एक ऑक्सीजन लोन पेयर, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लिया, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, तीसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड, चौथा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्डेड। इतना क्लियर है। अब IOF6 5 माइनस में डालते हैं। IOF6 5 माइनस में बताओ, आयोडीन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम होगा, और सेंट्रल एटम में से एक 5 नेगेटिव चार्ज है, तो तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन नेगेटिव, तीसरा, चौथा और फिफ्थ, इधर तुम्हारे पास 5 आ गया, और तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन को तुमने डबल बॉन्डेड फॉर्म में दिखा दो। इतना क्लियर है। इसके बाद इतना अगर क्लियर हो गया, तो कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इतना लग रहा है कि इतना सारे क्वेश्चंस दे रहे हो, मगर क्वेश्चंस को करो जितना ज्यादा। देखो, पहले मैंने वाटर जैसे एग्जांपल्स ले रहा था, अब थोड़ा सा एग्जांपल्स का क्राइटेरिया को बढ़ा रहा हूँ ना, तो जितना ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास बेनिफिट होगा ना। तो इसके बाद चलते 61th क्वेश्चन में। 61th में तुम्हारे पास मैंने कहा खत्म किया था, आयोडीन का कंपाउंड चल रहे थे ना, IO5 में, IO4 5 माइनस में खत्म किया था ना, IO6 5 माइनस, और क्लोरीन का और ले लेते, ClO2 प्लस को ले लेते। इसका ClO2 प्लस कर दो तो क्लोरीन खत्म। अब मैंने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया, तो हम सीधा बात है, तुम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दो। फिर मैं तो क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रहा हूँ। ClO2 प्लस, उसके बाद 62। अब आयोडीन में चलते हैं, सीधी बात है, IO2F2 63, ClO3F 64, IOF5 65, IO2F3, ठीक है, 66, TeO6 5 6 माइनस, उसके बाद 67, XgF2, उसके बाद 68, XgF3 प्लस।
ठीक है 69 XgF4 70th क्वेश्चन में चलते हैं 70th क्वेश्चन में XgF5 प्लस ठीक है अब 71 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हाँ 71 में 70 इसे दिखना है ना इसको हाँ 71 XgF5 प्लस तक देखेंगे XgF5 माइनस 72 XgF6 73 XgF8 माइनस इसके बाद 74 में तुम्हारे पास क्या आया XgF8 माइनस हो गया तो XgO3 लिख लो O3 इसके बाद 75 XgO3F2 कर लो 76 में और क्या करना है XgO2F2 कर लो 77 XgOF2 कर लो 73 में और लास्ट XgO हाँ XgO6 4 माइनस ठीक है इतना कर लो तो इतना तुम्हारे पास आ गया इतने सारे क्वेश्चंस लिख लिया अब सिंपल बात है सिंपल जो भी जो बताता हूँ कि इस क्वेश्चंस को एक बार तुम क्या करो तुम इसको वीडियो को पॉज करो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करो फिर इसके साथ क्वेश्चंस मैच करो मैं खुद से कर दूंगा उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक मैंने पूरा सिखा दिया अब तो 60 एग्जाम्पल्स भी हो गया अब तो लास्ट के एग्जाम्पल्स है मैंने 73 में खत्म करता हूँ और ज्यादा सॉरी 75 अरे सॉरी 76 के बाद 72 कैसे आ गया 77 हो गया 78 हो गया तो 78 क्वेश्चन है ना तो 78 क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो जितना ज्यादा आप खुद से अब ये लास्ट का 18 क्वेश्चन तो तुम खुद से कर ही सकते हो ना तो 61 में चलते 61 में मैंने क्या बोला ClO2 प्लस है ClO2 प्लस में तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया अगर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या करेगा डबल बॉन्डेड है इधर भी डबल बॉन्डेड है तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो साथ से उसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया तो तुम्हारे पास बचा गया एक लोन पेयर तो तुम्हारे पास एक लोन पेयर बच गया IO2F2 तो बीच में आयोडीन रखो दोनों ऑक्सीजन क्या होगा इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर तुम्हारे पास एक क्लोरीन ले लिया एक क्लोरीन ले लिया तो 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया और आयोडीन के सॉरी IO2F2 में ना IO2F2 में प्लस लगेगा सॉरी तो इधर तुम्हारे पास और एक प्लस आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया अब ClO3F में तुम्हारे पास क्लोरीन है सेंट्रल एटम तो तीनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड लगा दो और एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्डेड रहेगा IOF5 का क्या होगा सिंपली 5 फ्लोरीन को ऐसे 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 5 फ्लोरीन को लगा दो और तुम्हारे पास एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा अब IO2F3 में क्या होगा आयोडीन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड होगा दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्डेड होगा और 3 फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड सॉरी 3 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्डेड आएगा अब TeO6 माइनस है तो टेलोरियम का क्या होता है टेलोरियम का भी 6 होता है मतलब तो टेलोरियम होगा और ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन O माइनस क्योंकि सराउंडिंग एटम के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसको सही से बना दो थोड़ा हाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इतना क्लियर है अब एक्जी एफ टू में एक्जी एफ टू जेनॉन के साथ फ्लोरीन का क्या हो जाएगा फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड कर लिया अब जेनॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा जेनॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना तो 3 लोन पेयर बना दो तो इसके ऊपर क्या आएगा 3 लोन पेयर आएगा इस एक एक का बॉक्स में 3 लोन पेयर प्रेजेंट है इतना क्लियर है अब एक्जी एफ थ्री प्लस के इसके ऊपर जाएगा जेनॉन के ऊपर जाएगा जेनॉन के ऊपर प्लस गया तो जेनॉन का कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया 7 हो गया 7 में से तुमने क्या किया तीनों फ्लोरीन के ऊपर दे दिया तो तुम्हारे पास बचा कितना एक लोन पेयर बचेगा दूसरा लोन पेयर बचेगा तो तुम्हारे पास 2 लोन पेयर बच गया अब एक्जी एफ फोर में जेनॉन तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है और तुमने क्या किया चारों फ्लोरीन लगा दिया तो तुम्हारे पास क्या बच गया 2 लोन पेयर बच गया इतना एक्जी एफ फोर का स्ट्रक्चर है अब एक्जी एफ फाइव प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा एक जेनॉन के ऊपर क्या आएगा जेनॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जेनॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जेनॉन का इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया 7 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया अब 5 बॉन्ड्स लगाना है तो 5 बॉन्ड्स को ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन लगा दो और तुम्हारे पास एक लोन पेयर बच रहा है ठीक है अब एक्जी फाइव माइनस मतलब जेनॉन का 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गया 9 में से तुम्हारे पास क्या हो गया 5 तो तुम्हारे फ्लोरीन ले लिया एक बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड ठीक है और तुम्हारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज जेनॉन के ऊपर और तुम्हारे पास 2 लोन पेयर आ जाएगा इसमें क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हें फिल करना है ना अब एक्जी एफ सिक्स में तुम्हारे पास क्या होगा
तुमने क्या किया, फ्लोरीन को 6 फ्लोरीन को लगा दिया, 3 4 5 और 6 फ्लोरीन को लगा दिया, अभी भी एक लोन पेयर बचा है। एक्जी F8 माइनस जेनॉन के ऊपर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आया, और एक्जी F8 माइनस नहीं होगा, सॉरी 2 माइनस होगा, ठीक है, 2 माइनस होगा, तो जेनॉन के ऊपर 2 माइनस चार्ज दिया, 2 माइनस चार्ज दिया तो और फ्लोरीन लगाया। फ्लोरीन कैसे लगाया, तुमने इसको इसको लिया और तुमने फ्लोरीन लगा दिया, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 6 7 और 8 फ्लोरीन लगा दिया, और 2 माइनस चार्ज है ना, तो और एक लोन पेयर आ गया। अब XeO3 क्या हो जाएगा, जेनॉन के पास इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक लोन पेयर ले लिया, XeO3F2, जेनॉन के पास एक ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और दोनों जो लोन पेयर बनाया था एक लोन पेयर, उसके बदले तुमने क्या किया, दोनों फ्लोरीन को लगा दिया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद किस में चलते, इसके बाद चलते XeO2F2। XeO2F2 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, जेनॉन लिया, उसके बाद ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दिया, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6 हो गया, और एक बचा है 7 8 कर दो। XeOF2 कैसे आएगा, जेनॉन है, इधर तुमने ऑक्सीजन लगाया, इधर तुमने फ्लोरीन लगाया, इधर तुमने फ्लोरीन लगाया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है उस दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाओगे, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुम्हारे पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इतना क्लियर है। और एक्सी लास्ट में चलते हैं 78 जेनॉन XeO6 और माइनस, तो तुम्हारे पास जेनॉन के साथ 2 डबल बॉन्ड तो ऐसे लगा दो, और चार चार ऑक्सीजन को ऐसे ऐसे लगा दो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास जो भी मैंने बताया इसको सही कर देता हूँ, इसको, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है XeO6 4 माइनस का। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट 78 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस क्या ही डिस्कस करूं। तो इसका तुम्हारे पास जो सिंगल सेंट्रल एटम का जो वीडियो था, इसमें मैंने पहले क्या किया, सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया बताया। देखो ध्यान से सुन लो, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, सेंट्रल एटम का, कि अगर मेरे कंपाउंड में एक सिंगल सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो उसका, उसके लिए पहले बात तो सेंट्रल एटम पहचानना क्या होगा। तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए तुम्हारे पास पहला क्राइटेरिया क्या होगा, कि जो लेसिन नंबर में प्रेजेंट होगा। दूसरा क्राइटेरिया, अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स अगर सेम हो रहा है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, वो तुम्हारे पास मतलब, जस्ट सॉरी, एक सेकंड। हम्म, तो जो तुम्हारे पास इसके तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के तरफ जाएगा, जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के तरफ जाएगा, वो तुम्हारे पास सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया में जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखी कि हायर कोवेलेंसी देख लिया, और साइज ऑफ द सेंट्रल एटम के बारे में थोड़ा बात कर लिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लोग किस में चलेंगे, कि उसके बाद हम लोगों ने IF7SO4 2 माइनस SM3 COCl2 NaCl में इसमें देख लिया कि हम लोगों का सेंट्रल एटम कौन जाएगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमारे पास जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सीजन के केस में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा। इस पॉइंट को ना मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लेना, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख देना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे आधे क्वेश्चंस मैंने जितने भी सॉल्व किया, उसमें हर एक के केस में ऑक्सीजन आ रहा था, और ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट हो रहा था अभी तो तुम देख ही लिए ना। तो इसके बाद हम लोगों ने छोटा छोटा NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, इसको लेके बात किया, इसको लेके देखा कि सेंट्रल एटम का कौन आ रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टार्ट किए, थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करना, एग्जाम्पल्स और एक बार ना कॉपी में लिखो, एग्जाम्पल्स कॉपी में लिख के उसका स्ट्रक्चर्स खुद से बनाने की कोशिश करो। और इतने स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने, जितना स्ट्रक्चर्स पॉसिबल था उतना स्ट्रक्चर्स का 78 टोटल एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कर लिए। तो इतना तो इतना प्रैक्टिस हो गया, तो इसके बाद तुम बोल सकते हो तुम्हारे पास सेंट्रल एटम में लेके और तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता और कुछ दिक्कत हो सकता है। अब देखो, अब ये कर लिया ना, अब लोग इधर क्या करते हैं, इधर तुम लोग स्टार्ट ही करते हो इसको ल्यूइस डॉट से। अबे यार, तुम लोगों को सेंट्रल एटम पहचानना नहीं आता, तुम लोग ल्यूइस डॉट करके मर रहे हो। ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बहुत आते हैं, वो उसके लिए उतना भी काम करना नहीं होता। ल्यूइस स्ट्रक्चर्स बहुत इजी होता है। उससे पहले समझो कि सेंट्रल एटम बेसिकली होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर्स आ गया ना, और ल्यूइस डॉट करने के लिए कोई, मतलब वो 2 सेकंड का काम है ल्यूइस डॉट निकालने के लिए, और वो बहुत इजी हो जाता है, उतना ज्यादा परेशान मत हो। तो मैंने जो आज लेक्चर बोला ना, उस लेक्चर को अच्छे से पहले रिवाइज करना, घर पे जाके अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करो। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे में आएंगे ना, उसमें हम लोग में ल्यूइस
ऑक्टेट स्ट्रक्चर सिखा दूँगा कि लीविस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, और उसके लेके जो लोग N1, N2 करते हैं ना, वो बकवास होता है, वो निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो उससे ज़्यादा वो कोई काम का नहीं होता, और लीविस डॉट स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन्स आता है ना, वो ऐसे ऐसे ही हो जाएगा, वो मैंने सिखा दूँगा उसका उसका कैसे होता है। तो इतना हाँ, ये तुम्हारे पास बेसिक्स ऑफ तुम्हारे पास केमिकल बॉन्डिंग था, केमिकल बॉन्डिंग का ऐसे ही चलता रह रहा है। और ये लेक्चर हो जाने के बाद लेक्चर जो 8 आएगा, लेक्चर 8 में मैं क्या स्टार्ट करूँगा कि लीविस ऑक्टेट रूल कैसे होंगे, और लीविस ऑक्टेट रूल से जो एक्सेप्शंस होते हैं और उसको लेके हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट ये वगैरह-वगैरह हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर इतना ही था, और पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। जिन लोगों का जो 12th में है, उन लोगों का तो ये लेक्चर्स मत देखो, क्योंकि अभी तो मतलब वन शॉट के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा-सा जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले भी इस मेरा चैनल में ऑलरेडी सारे लास्ट 10 इयर्स का अपलोडेड है, मैं फिर से ला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अब ईयर वाइज़ कर दूँगा, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तुम्हारे पास साइंटिफिक होगा ढूँढने में, ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करो, और जितना मेहनत करोगे सिंपली फंडा उतना रैंक बूस्ट होगा। कोई तुक्का-वुक्का लेके कोई जेईई में रैंक नहीं आता, ठीक है? तो इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।